गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चों। आज हम आप लोगों को आपके पोषण चैप्टर में जो हमने आपको पिछले वीडियो में पौधों के लिए आवश्यक परिस्थितियां, क्योंकि पौधे ही स्वयं पोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपने बने हुए भोजन को दूसरों को भी प्रदान करते हैं। तो पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। और हमने आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन परिस्थितियों में होती है और कौन कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पौधों को 4 कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है बच्चों। सबसे पहला है सूर्य का प्रकाश, दूसरा है क्लोरोफिल, क्योंकि पौधे के जो हरे भाग होते हैं उन्हीं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और तीसरा है बच्चों आपके पानी, तथा चौथा है बच्चों आपको बता चुके कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहला है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, दूसरा है पानी, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है क्लोरोफिल। ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं सीरियल में। तो हम आज आपको बताएंगे बच्चों कि बिना इन चारों कच्चे पदार्थ के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। पिछले प्रयोग में हमने आपको ये भी बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें किस प्रकार से जो है आपको 2 प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंतर्गत ये प्रक्रिया पूरी होती है। देखने में बहुत सरल लगता है, सुनने में बच्चों सरल लगता है, लेकिन पौधों के अंदर ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया के द्वारा ये क्रिया संपन्न होती है। पिछले वीडियो में हम आपको सब चीजें बता चुके हैं बच्चों। आज हम आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां होती हैं, जिनके बिना प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, उनके प्रयोगों के द्वारा आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो है ये चारों परिस्थितियां प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। देखिए बच्चों, हमने पिछले प्रयोग में आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल वाले भाग में ग्लूकोज C6H12O6 बनाते हैं। ऑक्सीजन बनती है जो वातावरण को मुक्त कर दी जाती है, और कुछ मात्रा में पानी बनता है और ऊर्जा मिलती है। जो ऊर्जा बनती है वो पौधों में संचित हो जाती है। अब प्रकाश संश्लेषण के किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? 4 परिस्थितियां, 1, 2, 3 और 4। इन्हीं 4 परिस्थितियों के बिना प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध करना कि प्रकाश की आवश्यकता होती है और बिना प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं हो सकती है। इसके लिए बच्चों आप एक पौधा लीजिए जो गमले में लगा हुआ हो, और उसको जब प्रयोग हम करेंगे बच्चों, तो प्रयोग करते समय में किन किन चीजों की आवश्यकता होगी? एक तो गमला जिसमें पौधा लगा हुआ हो, दूसरा एक काला पेपर, तीसरा आयोडीन घोल और अल्कोहल सॉल्यूशन। ये 4 चीजों की आवश्यकता हमको होती है। तो जो गमला हम लेते हैं उसको हम पहले 48 घंटे जो है एक अंधेरे कमरे में रख देते हैं। अंधेरे कमरे में 48 आवर्स रखने का कारण ये होता है कि पौधों के अंदर जो भी भोजन बना हुआ पहले का होता है वो इन 48 आवर्स में जो है खर्च हो जाता है, और पौधे 48 आवर्स अंधेरे में रहने के कारण अब उनमें और भोजन बचा हुआ नहीं होता है शेष। तो 48 घंटे धूप में रखने के, अंधेरे कमरे में रखने के बाद हम पौधे को बाहर लाते हैं और उसकी पत्तियों पर एक ब्लैक पेपर, काला पेपर क्लिप की सहायता से दोनों तरफ कवर कर देते हैं, ताकि वो भाग जो हम काले पेपर से ढकते हैं उस पर सूर्य का प्रकाश ना पड़े। ये इसलिए किया जाता है, उस ब्लैक पेपर से पत्ती को कवर किया जाता है, क्योंकि पत्ती मंड रहित हो चुकी है। अब इसको जो है काला पेपर लगाकर दोनों साइड क्लिप के द्वारा टाइट कर दिया जाता है, और पौधे को हम 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। 6 घंटे सूर्य के प्रकाश में रखने पर उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और मंड का निर्माण होता है। अब इसकी जांच करने के लिए कि जो पोर्शन हमने पत्ती का काले पेपर से ढका था, क्या उसमें मंड का निर्माण हुआ? इसके लिए बच्चों उस पत्ती को हम पौधे से तोड़ लेते हैं तथा उसका कागज ब्लैक पेपर हटाकर सबसे पहले
हम इस पत्ती को जो है अल्कोहल में उबालते हैं। उबालने के बाद बच्चों इस पर हम आयोडीन का कुछ घोल डालते हैं। तो जिस पोर्शन पे काला पेपर कवर था उस पोर्शन पर जो है आयोडीन डालने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जिस पोर्शन पर पत्ती के जो है ब्लैक पेपर नहीं था वहां का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और मंड का निर्माण हुआ। तो उससे और वो पोर्शन कैसा हो गया बच्चों? नीले रंग का हो गया। जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो जहां पर मंड बना था वो ब्लू कलर का हो गया पत्ती का भाग, और जो पत्ती ब्लैक पोर्शन पत्ती का ब्लैक पेपर से ढका हुआ था उस पर आयोडीन घोल डालने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, वो रंगहीन ही रही। इससे क्या सिद्ध होता है कि जब हमने पौधे को अंधेरे में रखा था तो मंड खत्म हो चुका, जो बना हुआ मंड था, जो संचित भोजन था वो खर्च हो गया। हमने उसको जब दोबारा 6 घंटे के लिए धूप में रखा, लेकिन पत्ती के कुछ पोर्शन को हमने कवर कर दिया, तो उस भाग को सूर्य का प्रकाश नहीं उपलब्ध हुआ, जिससे कि उस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं हुई। तो इससे क्या सिद्ध होता है बच्चों कि पौधे के जिन भागों में सूर्य का प्रकाश पड़ता है उन्हीं भागों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव होती है। ये देखिए बच्चों, हमने चित्र से आपको बताया हुआ है कि जिन आयोडीन घोल में डालने पर जो पोर्शन ब्लैक कवर से ढका था वो रंगहीन ही रहा, तथा जिस पोर्शन पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई थी वो आयोडीन घोलने पर डालने पर नीले रंग के हो गए। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी संभव है जब सूर्य के प्रकाश की उपलब्धि हो। देखिए बच्चों, प्रयोग नंबर 2 में क्या करते हैं हम? ये सिद्ध करने के लिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल पौधे के उन्हीं भागों में होती है जहां क्लोरोफिल पाया जाता है। उसके लिए हम क्रोटन या कोलियस का पौधा लेते हैं। उसकी 2-3 पत्तियों को जो है पहले उस पौधे को जो है हम 4-6 घंटे के लिए अंधेरे स्थान में रख देते हैं। ये इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि हमें मालूम है कि अंधेरे स्थान में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। इसलिए हर पौधे को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जांच करने के लिए पहले हम अंधेरे स्थानों पे, अंधेरे कमरे में रख देते हैं। क्रोटन के पौधे को भी हम 4-6 घंटे के लिए पहले किसी अंधेरे स्थान पर रख देते हैं, फिर उसको जो है बाहर लाकर सूर्य के प्रकाश में उस पौधे की 2-3 पत्तियों को हम तोड़ लेते हैं, और तोड़ने के बाद उसको हम अल्कोहल में उबालते हैं। अल्कोहल में बच्चों इसलिए उबाला जाता है ताकि अगर पौधे के पत्तियों में कुछ मंड वगैरह बचा हो तो वो जो है समाप्त हो जाता है। अल्कोहल में डालने पर वो मंड जो है पत्ती मंड रहित हो जाती है। उसके बाद उस पत्ती पर हम आयोडीन का घोल डालते हैं। तो बच्चों, हमने ये देखा कि जब हमने कोलियस या क्रोटन की पत्ती पे आयोडीन का घोल डाला तो जिन पोर्शन पे क्लोरोफिल था केवल वही भाग जो है वो नीले हुए, केवल वही भाग जो है नीले हुए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप उनमें मंड का निर्माण हुआ था। लेकिन जिन पत्ती पोर्शन पे धारियां पड़ी हुई थी, अर्थात जो पत्ती हरी नहीं थी, जो भाग पत्ती का हरा नहीं था, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, क्योंकि आयोडीन का घोल डालने पर उन स्थानों पे कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इससे क्या सिद्ध होता है बच्चों? इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी संभव है जब पौधे का क्लोरोफिल वाला भाग हो। क्लोरोफिल वाले भाग में ही जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव है। देखिए बच्चों, प्रयोग नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। सेम वैसे ही बेटा प्रोसेस करते हैं पौधे को। इसमें क्या है कि हमें ये सिद्ध करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कच्चे माल के बगैर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, हम एक पौधा लेंगे, एक टहनी लेंगे, उसका एक भाग जो है पानी से भरे बीकर में डाल देंगे, तथा पत्ती के भाग वाले हिस्से को हम एक जो है बोतल लेंगे जिसमें कास्टिक पोटास का विलयन भरा होगा। कास्टिक पोटास
KOH। KOH का ये स्वभाव होता है कि वह जहाँ भी होता है और जिस भी जगह पे कास्टिक पोटास बोतल में भरा होता है वहाँ वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। तो इस बोतल में कार्बन का पोटेशियम ये KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको KOH को कास्टिक पोटास भी कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, को जो बोतल में भरा हुआ था। तो हमने इस बोतल में ये कॉर्क लगी है बच्चों, इस कॉर्क में एक हमने छेद कर दिया, कॉर्क को हमने बीच से काट दिया और जो टहनी हमने ली थी उसकी पत्ती को आधा भाग हमने कॉर्क, जो कटा हुआ कॉर्क का पोर्शन था, उससे उस पत्ती को अंदर करके बोतल में डुबो दिया तथा आधा भाग पत्ती का उस कॉर्क के बाहर रहा। जैसा कि देखिए बच्चों चित्र में आप देख रहे हैं, आधा भाग जो है वो कॉर्क के बाहर है और आधा भाग पत्ती का कॉर्क के अंदर है। इस प्रकार से हम प्रयोग को सेट करके बच्चों पौधे को जो है 4 से 6 घंटे हम धूप में रख देते हैं। धूप में कारण यही है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करवाना और मंड का निर्माण करवाना। 4-6 घंटे धूप में रखने के बाद हम इस पत्ती में मंड का परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के लिए वही प्रोसेस अपनाते हैं कि सबसे पहले पत्ती को हम जो है निकाल के उसको अल्कोहल में उबालते हैं, फिर उसको पानी से धो लेते हैं ताकि उसमें जो भी थोड़ा बहुत मंड अगर बचा हो तो वो साफ हो जाए। उसके बाद इस पत्ती के ऊपर हम आयोडीन का घोल डालते हैं। आयोडीन का घोल डालने पर हम ये देखते हैं कि जो पोर्शन पत्ती का इस बोतल के अंदर था, जहाँ KOH भरा हुआ था, उस पर आयोडीन का घोल डालने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो पोर्शन पत्ती का बाहर था वो आयोडीन घोल डालने पर नीला हो गया। इससे बच्चों क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि जिस पत्ती का जो भाग KOH घोल के अंदर था वहां पर KOH सोल्यूशन के कारण वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो इस KOH ने अवशोषित कर ली। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा अवशोषित कर लिया गया। अतः प्रकाश संश्लेषण क्रिया पत्ती के इस भाग पर नहीं हुई, लेकिन जो भाग पत्ती के बाहर था बच्चों उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, मंड का निर्माण हुआ और ये सिद्ध हो गया। जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो आयोडीन का घोल डालने पर वो भाग जो पत्ती के बाहर, जो है कॉर्क के बाहर था, वो नीला हो गया और जो पोर्शन अंदर था वो रंगहीन ही रहा, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इससे क्या सिद्ध होता है बच्चों कि फोटोसिंथेसिस क्रिया में जो है प्रकाश क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। चौथा बच्चों देखिए, हमें ये सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। इस प्रयोग को इसको सिद्ध करने के लिए कि ऑक्सीजन गैस निकलती है, इसके लिए हम एक एपरेटस तैयार करेंगे। एक हम जल से भरा हुआ बीकर लेंगे, उसमें एक हाइड्रिला का जलीय पौधा कोई भी हो, हाइड्रिला का जलीय पौधा नीचे रख देंगे। उसके ऊपर एक कीप ढक देंगे तथा कीप के ऊपर एक परखनली उल्टी करके रख देंगे। ये देखिए एपरेटस है पूरा, एक बीकर है जल से भरा हुआ, मध्य में एक हाइड्रिला का पौधा रखा है जिसके ऊपर एक कीप उल्टी करके रखी हुई है और कीप के ऊपर एक जो है हमने परखनली, कीप सीधी रखी है, कीप के ऊपर जो है परखनली उल्टी करके रखी हुई है। इस पूरे एपरेटस को हम धूप में रख देते हैं। कुछ देर धूप में रखने के बाद हम ये देखते हैं कि बुलबुले इस पानी में से, हाइड्रिला के पौधे में इस परखनली, जो ये आपकी फनल है, इस फनल से बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं और ये बुलबुले उठते हुए धीरे धीरे जो है परखनली के सिरे पर जाकर जमा हो जाते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। कुछ देर बाद हम सावधानी पूर्वक इस परखनली को इस एपरेटस से हटा देते हैं और इस परखनली के मुंह पर हम एक माचिस की जलती हुई तीली
जो है ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो तीली और तेजी से जलने लगती है बच्चों। आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो जलने में सहायक गैस मानी जाती है। तो जब हम ऑक्सीजन ये इसके परत के मुंह पर माचिस की जलती हुई तीली ले जाते हैं तो वो तीली और तेजी से धधकने लगती है, जलने लगती है। इससे क्या सिद्ध होता है बच्चों कि इस परत नली में जो गैस इकट्ठा हुई थी वो ऑक्सीजन थी, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन निकली और ऑक्सीजन जो है वो परत नली पे जमा होने लगी। और जब हमने उसका परीक्षण किया और हम उसकी जलती हुई तीली उस परत नली के मुंह पर ले गए तो वो तीली और तेजी से जलने लगी। इससे ये सिद्ध हुआ कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो गैस बनती है वो ऑक्सीजन ही है जो और तेजी से जलने का प्रदर्शन कर रही है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो उसमें जो ये ऑक्सीजन गैस निकलती है, ये ऑक्सीजन गैस निकलती है। इस बीकर में बच्चों जो पानी भरते हैं इसमें कुछ मात्रा में हम सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देने से ये होता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता जो पूरी होनी होती है वो इस सोडियम बाइकार्बोनेट से, चूंकि कार्बोनेट होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोवाइड करता रहता है। इस प्रयोग में उनको कार्बन डाइऑक्साइड की कोई कमी नहीं होती है क्योंकि हम इसमें कुछ मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने 4 प्रयोग देखे। पहला प्रयोग कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। दूसरा बच्चों क्लोरोफिल के बगैर प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। तीसरा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। पानी की अगर पानी की मात्रा कम होती है तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर की जैविक क्रियाएं शिथिल हो जाती हैं। तो पौधों को भी अगर आप पानी नहीं देंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या कोई भी क्रिया जो है वो जो है शिथिल हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। इसके बाद हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के रिएक्शन में देखा कि इसमें ग्लूकोज बनता है और कार्बन और ऑक्सीजन निकलती है। तो ऑक्सीजन क्यों निकलती है, कैसे निकलती है, इसको इस प्रयोग के द्वारा जो है हमने ये सिद्ध कर दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो जो गैस निकलती है वो ऑक्सीजन गैस ही होती है। तो इन चारों प्रयोग के द्वारा बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि आप समझ लिए। आवश्यक कच्चे पदार्थ के बगैर प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है बच्चों, ये भी आपने जान लिया। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत जरूरी है, आप सभी जानते हैं बच्चों। इनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का कुछ महत्व है, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो चाहे जीव जंतु हो, हम सब जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पौधों पर ही निर्भर हैं। जो पदार्थ हमें खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो सब भी जो है जंतु भी जो है अपने भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर करते हैं। तो पौधे जो है सबसे पहले हमको ये भोज्य पदार्थ का उत्पादन करते हैं, एक फैक्ट्री की तरह कार्य करते हैं। सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं और बहुत से औद्योगिक पदार्थ भी हमको जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्राप्त होते हैं। दूसरा बच्चों ऊर्जा का स्रोत है। हमने आपको बताया कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। पौधे इस सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को लेते हैं और उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर कर भोज्य पदार्थों में ये ऊर्जा संग्रहित हो जाती है और हमारे लिए यूजफुल बनती है। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति केवल पौधों में ही होती है और पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये जो है कार्य किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों क्या है, वायुमंडल का शुद्धिकरण। कार्बन डाइऑक्साइड ही एक ऐसी गैस है जो विषैली गैस मानी जाती है बच्चों। तो हम लोग जब श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है
और श्वसन क्रिया में हम क्या करते हैं, वायुमंडल की ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इस क्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती जाती है। अगर पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयोग ना करें तो क्या होगा, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत मात्रा बढ़ती ही जाएगी, जो जनजीवन के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगी बच्चों। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन गैस को निकालते हैं। तो ये वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। अगर ऐसा ना करें तो वायुमंडल जो है वो प्रदूषित होता रहेगा। हम लोग निरंतर लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अपने मुंह से निकालते रहते हैं तो प्रतिशत मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती जाएगी, तो हमें उस वातावरण में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और भोज्य पदार्थ ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण हमारे लिए एक बहुत आवश्यक क्रिया है, पौधों के द्वारा की गई, जो हमको हर प्रकार से लाभ पहुंचाती है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। जिन कारकों से प्रकाश संश्लेषण की गति जो है वो तीव्र हो जाती है। दो कारक होते हैं बच्चे, बाह्य कारक और दूसरा अंतः कारक। वैसे बाह्य कारकों के बारे में आप लोग अभी तक हम कई बार बता चुके हैं। वही 4 कारक हैं, प्रकाश, तापमान, जल और खनिज लवण। प्रकाश आप जानते हैं बच्चों, सूर्य का प्रकाश जो है ये पौधे ही जो है इसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। लेकिन सूर्य के प्रकाश में जो नीले और लाल रंग का प्रकाश होता है, 7 रंगों से बना होता है सूर्य का प्रकाश, तो जो नीले और लाल रंग होता है उसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बाकी रंगों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है तथा अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत ही मंद हो जाती है। इसके अलावा बच्चों तापमान 10 से 35 डिग्री के भी, 10 से कम नहीं होना चाहिए और 35 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो तापमान होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की दर बहुत तेज होती है। 10 डिग्री से नीचे हो गया या 35 डिग्री से ऊपर 40 डिग्री तक पहुंच गया या 40 से ऊपर पहुंच गया तो प्रकाश संश्लेषण की दर बच्चों बहुत स्लो हो जाती है, नहीं के बराबर हो जाती है। तीसरा जल भी अगर पौधों को नहीं मिलेगा, आप देखते हैं एक दिन पौधों को जल ना मिले तो पौधे मुरझा जाते हैं। तो जल अगर कम मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया की गति भी कम हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। अतः जल पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। खनिज लवण, आयरन और मैग्नीशियम वो खनिज लवण है जो अगर पौधों को समुचित मात्रा में नहीं मिले बच्चों तो क्लोरोफिल या पर्णहरिम का संश्लेषण कम होता है। और पर्णहरिम का संश्लेषण कम होगा बच्चों तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए एक मुख्य कारक कम हो जाएगा, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी। तो जो बाह्य कारक है, इन चारों की आवश्यकता समुचित मात्रा में जब होती है पौधों को, तभी प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। अंतः कारक क्या है बच्चे? चूंकि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पत्ती की संरचना कैसी है? पत्ती के ऊपरी और निचली सतह पर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिन्हें हम रंध्र या छिद्र भी कहते हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनकी संख्या कितनी है तथा पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा क्या है। अगर चितकबरे या कोलियस जैसे पौधे हो जाएंगे तो उनमें प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत तीव्र नहीं होगी। तो पत्ती की संरचना निर्भर करती है, पत्ती में उपस्थित स्टोमेटा की संख्या निर्भर करती है, उनकी संरचना, उनकी स्थिति निर्भर करती है कि उन पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, और स्टोमेटा की संख्या कितनी है। ज्यादा संख्या है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी तीव्र होगी। और क्लोरोफिल की मात्रा, उचित क्लोरोफिल की मात्रा होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र गति से होती है। तो बच्चों, आप लोगों ने इस लेक्चर में क्या पढ़ा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को जो है महत्व क्या है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का बच्चों,
और जो आवश्यक कारक हैं उनको प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया है कि अगर किसी भी कारक का उचित प्रयोग नहीं होता है, उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बच्चों प्रभावित होगी। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा चूंकि भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है, तो अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही नहीं होगी, उचित दर में नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं मानव जीवन इससे प्रभावित होगा। अतः प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए पोषण का जो है विधि है। तो अब आप लोग बच्चों जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो होगा मानव और जंतुओं में पाचन क्रिया। अभी तो हम पौधों के पोषण की विधि पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में पाचन क्रिया क्या होती है, पाचन अंग कौन से होते हैं तथा किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर बच्चों हम आपको जंतु पाचन क्रिया के बारे में बताएंगे। बच्चों इन हमारे वीडियोस को आप लोग देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए बच्चों और सब्सक्राइब करिए। जितनी ज़्यादा इन बच्चों आप लोग इन वीडियोस को देखेंगे आपको समझ में आएगा कि मैम जितना भी समझा रही हैं बहुत ही एक एक बिंदु पे हम आपको बता रहे हैं कौन सा कारक किस लिए क्यों आवश्यक है। सारे बिंदुओं पे हमने आपको जो है बता दिया है बच्चों। हमें उम्मीद है कि तुम लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अगर कहीं कोई आपको ऐसा लगता है कि मैम अगर इस तरह से पढ़ाएं तो और अच्छी तरीके से हमको समझ में आएगा, तो हमको कमेंट बॉक्स में बच्चों ज़रूर बताएं ताकि हम आप लोगों को आपके अनुसार समझा सकें, आसानी से समझ सकें और बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चों अच्छे अच्छे नंबर से पास हो मेरे वीडियो पढ़ के। हमने आपको बताया है बच्चों कि हमने लगभग 30 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस गवर्नमेंट स्कूल में हमको है और हमने साइंस सब्जेक्ट ही पढ़ाया है। तो हम बहुत बच्चों आप सबके बारे में, आप सबकी जो है मानसिक स्तर क्या है उन सब के बारे में अच्छी तरह समझते हैं। बहुत हाई और बहुत ज़्यादा शो करके हम नहीं पढ़ाते हैं, सिंपल और आपके कोर्स में आने वाले जो भी टॉपिक हैं उनको जितना संक्षिप्त हो सकता है वो करके हम आपको बताते हैं ताकि बच्चों आप लोगों को समझ में आए। आज का वीडियो यही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पाचन तंत्र लेकर फिर जो है उपस्थित होंगे। बच्चों हमारे वीडियो को फिर कह रहे हैं हम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, लेकिन पहले देखिए। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मैम ने इस टॉपिक में इस वीडियो में हमें क्या बताया है। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं।